नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सुपरफास्ट टेलीविज़न के इस खास अंक में आपका। आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहले देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या-क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश होता क्या है, प्रकाश के गुणधर्म के बारे में, उसके बाद समांतर, अभिसारी, अपसारी किरणपुंज के बारे में, पारदर्शी, अपारदर्शी एवं पारभासी वस्तु के बारे में जानेंगे, दीप्त एवं अदीप्त वस्तु के बारे में जानेंगे। उसके बाद प्रकाश के परावर्तन के बारे में जानेंगे, प्रकाश के परावर्तन का कितना नियम होता है, उस नियम को जानेंगे। प्रकाश के परावर्तन के नियम के बाद दर्पण क्या होता है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण के बारे में, गोलीय दर्पण के प्रकार के बारे में, गोलीय दर्पण के विभिन्न भाग के बारे में, गोलीय दर्पण के विभिन्न भाग के बारे में जानने के बाद गोलीय दर्पण में प्रकाश का किस प्रकार से परावर्तन होता है, उसके बाद प्रतिबिंब निर्माण, वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब के गुण, अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, अवतल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग, चिन्ह परिपाटी के बाद दर्पण सूत्र के बाद आवर्धन जानेंगे और इस प्रकार से हमारा चैप्टर ये खत्म हो जाएगा। ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्रकाश होता क्या है? अगर कोई चीज़ हमको दिख पा रहा है तो उसका मेन रीज़न है प्रकाश। यानी कि प्रकाश क्या है? ऊर्जा का एक रूप है जो हमारी आँखों को देखने की क्षमता प्रदान करता है। बिना प्रकाश के हम लोग केवल आँख से हम वस्तु को नहीं देख सकते हैं, वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिससे कि हमारी आँख जिसकी उपस्थिति में हमारी आँख किसी वस्तु को देख पाती है, ठीक है? प्रकाश जो होता है सभी जगह गमन कर सकती है, यानी प्रकाश के गमन करने के लिए किसी भी खास माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है। प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गमन करता है और अलग-अलग माध्यम में प्रकाश का चाल अलग-अलग होता है। निर्वात या हवा में कहें तो प्रकाश का चाल 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश में तरंग और कण दोनों का गुण पाया जाता है। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है। प्रकाश जो होता है इसमें प्रकाश में द्वैत प्रकृति पाया जाता है, ठीक है? यानी इसमें कण और तरंग दोनों का गुण पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ ऐसा वस्तु होता है जिससे कि प्रकाश आसानी से होकर चला जाता है और कुछ ऐसा वस्तु होता है जिससे प्रकाश आसानी से होकर नहीं गुजरता है। ऐसा वस्तु जिससे कि प्रकाश आसानी से होकर गुजर जाता है, उसको हम लोग कहते हैं पारदर्शी वस्तु और इसके पीछे की वस्तु को हम लोग आसानी से देख पाते हैं। लेकिन ऐसा वस्तु जिससे कि प्रकाश आसानी से होकर नहीं गुजरता है, उसे हम लोग कहते हैं अपारदर्शी वस्तु और इसके पीछे की वस्तु को हम लोग आसानी से नहीं देख पाते हैं। अगला है पारभासी वस्तु, ऐसा वस्तु जिससे कि होकर प्रकाश आंशिक रूप से जाता है और इसके पीछे की वस्तु को हम लोग धुंधला रूप में देख पाते हैं। ठीक है? इस प्रकार के वस्तु को हम लोग कहते हैं पारभासी वस्तु। ठीक है? ये जो प्रकाश होता है इसका जो सरल रेखा होता है इसको हम लोग कहते हैं किरण और जब किरण एक साथ मिल जाता है तो इस समूह को कहते हैं किरण पुंज, मतलब किरणों के समूह को ही हम लोग कहते हैं किरण पुंज। किरण पुंज 3 प्रकार का होता है, एक समांतर किरण पुंज, दूसरा अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज। समांतर किरण पुंज क्या होता है? इसमें सभी किरण एक दूसरे के समांतर होता है तो उसको हम लोग कहते हैं समांतर किरण पुंज और ऐसा किरण पुंज जिसमें सभी किरण एक बिंदु से निकलकर और विभिन्न दिशा में फैल जाता है, इसको हम लोग कहते हैं अपसारी किरण पुंज और विभिन्न दिशा से आकर और एक बिंदु पर मिलता है तो उसको हम लोग कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। तो ये किरण पुंज का 3 प्रकार था। कुछ ऐसा वस्तु होता है जो खुद से प्रकाश उत्सर्जित करता है और कुछ ऐसा वस्तु होता है जो खुद से प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। जैसे कि बॉल, सूरज, तारा, ये मोमबत्ती ये सब खुद से प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो ऐसा वस्तु जो खुद से प्रकाश उत्सर्जित करता है उसको हम लोग दीप्त वस्तु कहते हैं। वही जो वस्तु खुद से प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है जैसे चंद्रमा हो गया, पृथ्वी हो गया, कुर्सी, पुस्तक, मेज़, लकड़ी, इस सब को वस्तु को हम लोग कहते हैं अदीप्त वस्तु। अब इस चैप्टर का मेन करी की ऊपर आते हैं जो कि है प्रकाश का परावर्तन। होता क्या है प्रकाश का परावर्तन? तो देखिए जो प्रकाश होता है लाइट अगर किसी पारदर्शी वस्तु पर आता है तो वो उसके आर पार चला जाता है। लेकिन जब यह प्रकाश अपारदर्शी वस्तु पर आता है तो वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। तो जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु पर टकराता है तो वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। तो प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हम लोग दर्पण में अपना चेहरा देख पाते हैं, जल में अपना चेहरा देख पाते हैं। कोई भी जो धातु का सतह होता है चमकता है प्रकाश के परावर्तन के कारण ही। कभी-कभी लोग का दाँत चमकता है किसके कारण? प्रकाश का परावर्तन के कारण ही। प्रकाश के परावर्तन में जो किरण आता है उसको हम लोग कहते हैं आपतित किरण और सतह से टकराकर वापस जो लौट जाता है उस किरण को हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण। आपतित किरण आकर सतह के जिस बिंदु पर टकराता है उस बिंदु को कहा जाता है आपतन कोण और उस बिंदु को कहा जाता है आपतन बिंदु और आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को कहा जाता है अभिलंब। अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसको आपतन कोण कहते हैं
और अविलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसको हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। आगे जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम होता है। पहला नियम है कि इसमें आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होता है, उसको हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। दूसरा है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा आपस में बराबर होता है। तो ये प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम था। प्रकाश के परावर्तन का कितना नियम? 2 नियम हो गया। आगे बढ़ते हैं। दर्पण एक ऐसा वस्तु है जिसके जो प्रकाश के परावर्तन को बहुत अच्छा तरीका से प्रदर्शित करता है। बहुत इस क्यों प्रदर्शित अच्छा से कर पाता है? क्योंकि यह एकदम चिकना होता है। चिकना सतह होता है, तो यहाँ पर जैसे समांतर रूप से प्रकाश आता है, तो यह समांतर रूप से ही परावर्तित कर देता है। और जब रफ सरफेस पर प्रकाश आता है, तो भले ही समांतर आता है, लेकिन वो समांतर गुजरता नहीं है। समांतर जब गुजरता नहीं है, तो हम लोग इसको अध्ययन के लिए बहुत अच्छा से हम लोग इस थी यूज़ नहीं कर सकते हैं। बहुत अच्छा से अध्ययन करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं दर्पण का। होता क्या है दर्पण? तो वो चिकनी सतह जिसका एक भाग पेंट किया होता है और दूसरा भाग प्रकाश का परावर्तन करता है, उसे ही हम लोग दर्पण कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, एक समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह एकदम समतल होता है उसको हम लोग कहते हैं समतल दर्पण, और वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह या तो गोल होता है न तो किसी खोखले गोले का भाग होता है, उसी को हम लोग कहते हैं गोलीय दर्पण। यह गोलीय दर्पण भी 2 प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण वैसा गोलीय दर्पण होता है जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा होता है, और उत्तल दर्पण वैसा गोलीय दर्पण होता है जिसका परावर्तक सतह ऊपर की ओर उभरा होता है। गोलीय दर्पण का विभिन्न भागों के बारे में जानते हैं। ध्रुव गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के जो केंद्रीय बिंदु होता है, मध्य बिंदु होता है, उसको हम लोग कहते हैं ध्रुव। गोलीय दर्पण का जो खोखला गोला होता है उसके केंद्र को कहा जाता है वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके त्रिज्या को कहा जाता है वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर एक काल्पनिक रेखा गुजरता है जिसको हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश आने वाला प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरता है, उसे कहा जाता है मुख्य फोकस, और इसको हम लोग एफ से सूचित करते हैं। फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को कहा जाता है फोकस दूरी। इसको हम लोग इसको भी छोटा एफ से सूचित किया जाता है। और गोलीय दर्पण के जो परावर्तक पृष्ठ होता है उसकी लंबाई को कहा जाता है गोलीय दर्पण का द्वारक। पढ़ते हैं आगे और जानते हैं गोलीय दर्पण में प्रकाश का परावर्तन कैसे-कैसे होगा। जब गोलीय दर्पण में प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आता है, तो परावर्तन किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरता है। जब गोलीय दर्पण में प्रकाश किरण मुख्य फोकस से आता है, तो परावर्तन किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। जब गोलीय दर्पण में प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से ही आता है, तो परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र से ही होकर गुजर जाता है। और जब गोलीय दर्पण में प्रकाश किरण ध्रुव पर आपतित होता है, तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के साथ जितना कोण से आता है उतना ही कोण बनाकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। ये अवतल दर्पण में भी लागू होगा और ये उत्तल दर्पण में भी लागू होगा। ये दोनों दर्पण में इसी प्रकार से लागू हो जाता है। ठीक है? बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि प्रतिबिंब होता क्या है? किसी वस्तु से आने वाला प्रकाश किरण जब दर्पण से परावर्तित होता है, तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है, उसे कहा जाता है प्रतिबिंब वस्तु का। यह प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है, पहला वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब उसे कहते हैं जब वस्तु से आने वाला प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलता है, उसे वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। अगर किसी वस्तु से आने वाला प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन का जिस बिंदु पर काल्पनिक रूप से मिलता हुआ प्रतीत होता है, उसे हम लोग वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दा पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वही वास्तविक प्रतिबिंब को दर्पण की तरफ प्राप्त करते हैं और काल्पनिक प्रतिबिंब को दर्पण के पीछे हम लोग प्राप्त करते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा प्राप्त होता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा प्राप्त होता है। ठीक है? तो ये वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर था। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनेगा? समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और सीधा प्रतिबिंब बनता है। इसमें प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है और प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी के बराबर होता है। यानी कि जितना दूरी वस्तु से दर्पण का होता है, उतना ही दूरी प्रतिबिंब से भी दर्पण का होता है। ठीक है? इसमें बना प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होगा, यानी वस्तु का दायाँ भाग बायाँ तरफ और बायाँ भाग दायाँ तरफ दिखाई देता है। इसी को पार्श्व परिवर्तन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनेगा? अवतल दर्पण में अलग-अलग जगह पर रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है आकार में अलग होता है और उसका प्रकृति भी बदल जाता है।
इसमें वस्तु को कहाँ-कहाँ रख सकते हैं? वस्तु को सबसे पहले अनंत पर रख सकते हैं। अनंत के बाद अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रख सकते हैं। उसके बाद वक्रता केंद्र पर रख सकते हैं। वक्रता केंद्र और फ़ोकस के बीच रख सकते हैं। फ़ोकस पर रख सकते हैं। फ़ोकस और ध्रुव के बीच रख सकते हैं। इस प्रकार से अवतल दर्पण हम लोग 6 स्थितियों में प्रतिबिंब वस्तु को रख सकते हैं, जिसके अलग-अलग स्थिति में प्रतिबिंब बनता है। आइए एक नज़र उस पर डाल देते हैं। सबसे पहले जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फ़ोकस पर प्राप्त होता है, जो कि अत्यंत छोटा, वास्तविक और उल्टा होता है। उसके बाद जब वस्तु को सेंटर के पीछे यानी कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और मुख्य फ़ोकस के बीच प्राप्त होता है, जो कि छोटा, वास्तविक और उल्टा होता है। जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर ही रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त होता है, जो कि वस्तु के समान आकार का होता है, वास्तविक और उल्टा ये भी प्राप्त होता है। जब वस्तु को मुख्य फ़ोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच प्राप्त होता है, जो कि वस्तु से बड़ा होता है, वास्तविक और उल्टा ये भी प्राप्त होता है। जब वस्तु को मुख्य फ़ोकस पर ही रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त होता है और यह प्रतिबिंब बहुत बड़ा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। अंतिम स्थिति जब वस्तु को ध्रुव और फ़ोकस के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे प्राप्त होता है। यह स्थिति में वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है और सीधा प्राप्त होता है। यानी कि जब अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है और बड़ा और छोटा दोनों बनता है। आगे आइए अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है वाहनों के हेडलाइट में ताकि हम लोग शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त कर सकते हैं। जो अवतल दर्पण होता है इसमें जो प्रकाश का परावर्तन के बाद ये किरणों को एक बिंदु पर फोकसित कर देता है, मुख्य फोकस पर इसको फोकसित कर देता है, ठीक है? इसीलिए शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। बढ़ते हैं आगे, इसका उपयोग टॉर्च में भी किया जाता है। दंत चिकित्सक जो होते हैं इसका उपयोग मसूड़ों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। सोलर कुकर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। हजामती दर्पण, सेविंग दर्पण में भी इसका अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चिकित्सीय उपकरण बनाने में डॉक्टर अपना आँख, कान, नाक देखने के लिए और बहुत सारा आंतरिक भाग को देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनेगा? उत्तल दर्पण में वस्तु का 2 स्थिति में प्रतिबिंब बनता है, जब इसको अनंत पर रखा जाता है और दूसरा अनंत और ध्रुव के बीच रखा जाता है। उत्तल दर्पण में वस्तु का हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। जब उत्तल दर्पण में वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर प्राप्त होता है। यह अत्यंत छोटा, आभासी और सीधा होता है। जब उत्तल दर्पण में वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच प्राप्त होता है और यह प्रतिबिंब बहुत वस्तु से छोटा होता है, आभासी और सीधा होता है। मतलब उत्तल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब हमेशा आभासी और छोटा बनेगा, ठीक है? उत्तल दर्पण में चाहे कहीं भी रखा जाए, वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा होता है, वस्तु से छोटा आता है, दर्पण के पीछे प्राप्त होता है। ठीक है? उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करेंगे? तो इसका उपयोग वाहनों के साइड मिरर में करते हैं ताकि पीछे के बड़ा दृश्य को छोटा मिरर के रूप में छोटा मिरर में देखा जा सके और ड्राइवर को गाड़ी चलाने में आसानी हो। ठीक है? आगे इसका उपयोग सड़क पर व्यवस्था बनाने के लिए करेंगे। ठीक है? और पार्किंग एरिया में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल एटीएम और बड़े-बड़े मॉल, दुकान इस सब में सुरक्षा व्यवस्था के लिए किया जाता है। और यह जो उत्तल दर्पण है इसका इस्तेमाल स्ट्रीट लाइट में भी किया जाता है क्योंकि यह प्रकाश किरण को फैलाता है। अवतल दर्पण में जब प्रकाश किरण आता था तो उसको परावर्तन के बाद एक बिंदु पर फोकसित करता था। लेकिन उत्तल दर्पण में जब प्रकाश किरण आता है तो यह परावर्तन के बाद विभिन्न दिशाओं में फैला देता है। ठीक है? आगे आते हैं चिन्ह परिपाटी। होता क्या है चिन्ह परिपाटी? तो गोलीय दर्पण में गोलीय दर्पण में अ, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी ये सब मापने के लिए एक कार्तीय चिन्ह परिपाटी को विकसित किया गया है, जिसे हम लोग नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी कहते हैं। यह परिपाटी हमें बताता है कि कौन-सा दूरी धनात्मक होगा और कौन-सा दूरी ऋणात्मक होगा। इस परिपाटी के नियम को जान लेते हैं। सबसे पहले इसमें जो परिपाटी में जो ध्रुव होता है, उसको मूल बिंदु माना जाता है और यह जो प्रधान अक्ष होता है, यह मुख्य अक्ष, इसको हम लोग एक्स अक्ष मान के चलते हैं। तो सभी दूरियाँ ध्रुव से मापा जाता है क्योंकि ध्रुव को ही मूल बिंदु माना जाता है। दूसरा, इसमें जो भी प्रकाश किरण आपतित होता है, यानी कि ध्रुव की बाईं ओर जो भी दूरी मापा जाता है, वो माइनस में मापा जाता है, ऋणात्मक होता है। ध्रुव के दाईं ओर मापी गई सभी दूरी धनात्मक में होता है। ध्रुव के लंबवत यानी कि जो प्रधान अक्ष होता है, इसके लंबवत ऊपर की ओर मापेंगे तो यहाँ सभी दूरी धनात्मक होगा और प्रधान अक्ष के लंबवत नीचे की तरफ मापी गई सभी दूरियाँ ऋणात्मक होता है। बढ़ते आगे दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र होता क्या है? तो इसमें इसमें पहले 2-3 चीज़ और जान जाइए कि जो वस्तु होता है, वस्तु से ध्रुवता के बीच की दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं। इसको हम लोग यू से सूचित करते हैं
और प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब और ध्रुव के बीच दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं और इसको भी से सूचित करते हैं। और ये तो पहले जान रहे हैं कि फ़ोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फ़ोकस दूरी कहते हैं और इसको एफ से सूचित करते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसको हम लोग आर से सूचित करते हैं। तो दर्पण में वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फ़ोकस दूरी के बीच एक संबंध होता है जिसको हम लोग दर्पण सूत्र कहते हैं, ठीक है? दर्पण सूत्र होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस में 1/u, ये दर्पण सूत्र होता है। प्रतिबिंब की ऊँचाई और वस्तु की ऊँचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं और इसको हम लोग एम से सूचित करते हैं। आवर्धन होता क्या है? तो प्रतिबिंब की ऊँचाई और वस्तु की ऊँचाई का अनुपात ही आवर्धन होता है। आवर्धन को हम लोग एम से सूचित करते हैं जिसका कोई मात्रक होता नहीं है। आवर्धन का फ़ॉर्मूला होगा एम इक्वल टू प्रतिबिंब की ऊँचाई बटा वस्तु की ऊँचाई या फिर एम इक्वल टू एच डैश बाई एच कहते हैं। यह जो आवर्धन होता है वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी से भी संबंधित होता है, यानी एम इक्वल टू माइनस वी बाई यू का इसके बीच संबंध होता है, ठीक है? इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर समाप्त हुआ। धन्यवाद।